अच्छा क्वेश्चन, पहले गवर्नमेंट ना असिस्टेंस आपने देखा था, गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में ये लिखा है कि कोई बेनिफिट तो हमें मिल रहा हो बट नॉट इन वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू डिटरमिन ना हो सके। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि गवादर के अंदर आपने अपनी एक फैक्ट्री लगाई, देन द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है, रोड अच्छे कर दिए, पावर सप्लाई या और इस तरह की चीजें कर दी जो गवर्नमेंट का मेन काम होता है। अब उसने ये पूछा है कि स्टेट वेदर द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन अबव सर्कमस्टांसेस एज कंसीडर गवर्नमेंट असिस्टेंस आर नॉट। अब गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है ना, वो एक स्पेशल सर्विस आपको दी जा रही होती है, वो ओवरऑल पब्लिक के लिए नहीं होती, वो गवर्नमेंट का मेन काम नहीं होता, वो गवर्नमेंट स्पेशल, जैसे आजकल मैंने कहा है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग ना, जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है वो आकर ना फ्रीलांसिंग का कोर्स कर, ये उनकी नॉर्मल काम नहीं है गवर्नमेंट का। नॉर्मल गवर्नमेंट का काम होता है रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना। इस तरह की कोई हेल्प हो जाए, जैसे वो कह जाती है कि गवर्नमेंट कह देती है कि अब ऐसा है कि जो लोग अपनी चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना, हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे। ये पूरी पब्लिक के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्सपोर्ट्स करनी है। लेकिन जो रोड बनाया जाता है, पावर सप्लाई मतलब बिजली के खंभे लगा देना, यस, उसके बाद गटर वगैरह वो बनवा देते हैं, ये सारी चीजें वो गवर्नमेंट का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना। तो वो कहता है कि ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं हो सकती, क्योंकि वो किस पे ऊपर काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें क्या चीज आ रही है, ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटीज बेहतर कर रही है, कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क बेहतर कर रही है, ट्रांसपोर्ट जनरल ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। तो जनरल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वहां से जनरल पब्लिक भी गुजर सकती है, ऐसा हमें भी फायदा है और बाकी लोगों को भी फायदा है। तो वो कहता है कि अगर देखें कि द एक्शन अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस आर नॉट गवर्नमेंट असिस्टेंस, ये एक जनरल ट्रेडिंग कंडीशन में है जिसमें वो बिजनेस के लिए फैसिलिटेट करना बिजनेस को, ये गवर्नमेंट का काम है कि बिजनेसमैन लोगों को फैसिलिटेट करना, बाकी जो लोग रहते हैं उनको फैसिलिटेट करना। तो गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होगा कि वो आपकी एंटिटी या आप जैसी एंटिटीज के लिए बेनिफिट हो, हर बंदे के लिए ना। तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस है। अगर उसी गवर्नमेंट के अंदर, उस हेल्प के अंदर पैसे इन्वॉल्व हो जाए, कोई एसेट हमें मिल जाए, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट बन जाता है। चले जी, हमने गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट पढ़ना शुरू किया था, और एक पहले हम ये चीज पढ़ के खत्म कर देते हैं, नॉन मॉनिटरी ग्रांट। अब नॉन मॉनिटरी ग्रांट का मतलब क्या है, ग्रांट तो है लेकिन इन कैश फॉर्म नहीं, अदर देन ऐसे, अदर देन ऐसे। अब जरा आप बातें कुछ सुन लें, नॉन मॉनिटरी ग्रांट या ग्रांट अदर देन कैश, नॉन मॉनिटरी ग्रांट या ग्रांट अदर देन कैश। कहते हैं अगर आपको कैश फॉर्म में पैसे नहीं मिलते, बल्कि गवर्नमेंट सपोज आपको कोई प्लांट प्रोवाइड कर देगी, या गवर्नमेंट ने आपको कोई व्हीकल दे दिया, या गवर्नमेंट ने आपको लैंड दे दी, पहले है कि इनके लिए पैसे दे दिए जाएं, वो है गवर्नमेंट ग्रांट इन फॉर्म ऑफ कैश। अब ये गवर्नमेंट ने आपको प्लांट दे दिया या व्हीकल दे दिया या लैंड प्रोवाइड कर दिया। अब सबसे पहला मसला ये है कि चले जनाब, इसको हमने रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करना है, पैसा तो हमारा कोई गया नहीं, हमारा पैसा तो खर्च नहीं हुआ, प्लांट हमारे पास आ गया, तो कहते हैं कि आपने एंट्री पास कर देनी है, प्लांट डेबिट, डेफर्ड, ग्रांट क्रेडिट, लेकिन किस वैल्यू से, उस प्लांट की फेयर मार्केट वैल्यू से।
उस प्लांट की फेयर वैल्यू से डेबिट कर देना है। मार्केट में उसकी जो सेलिंग प्राइस चल रही है उसी वैल्यू से अपना प्लांट डेबिट कर दो और डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट कर दो। अब इसको कल को हमने अमोर्टाइज भी करना है, तो अमोर्टाइज कैसे करेंगे? अगर कुछ ना बताया हो तो ओवर द लाइफ ऑफ द प्लांट, अगर कुछ ना बताया हो तो ओवर द लाइफ ऑफ द, हाँ अगर वो बता दे कि 5 सालों पे करना है, 4 सालों पे करना है, 6 सालों पे करना है, फिर उसको 6 साल उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन मोस्टली क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ प्लांट, ओवर द लाइफ ऑफ द प्लांट। सेम एज इट इज व्हीकल में करेंगे, बल्कि हम व्हीकल को वैसे ही काट देते हैं, व्हीकल हो प्लांट हो एक ही बात है। क्या करना है कि अगर गवर्नमेंट आपको प्लांट दे दे तो उसको उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है और उसकी उस फेयर वैल्यू को डेफर्ड ग्रांट समझ लेना है, और प्लांट डेप्रिशिएट होता जाएगा और डेफर्ड ग्रांट अमोर्टाइज होता जाएगा। एसेट की डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज कैसे करेंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट। अब आ गई लैंड, लैंड को हम डेबिट कर देंगे, लैंड डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, लैंड की फेयर वैल्यू से, लैंड की फेयर वैल्यू से। अब मुझे बताओ इसको अमोर्टाइज कैसे करेंगे, इसको अमोर्टाइज कैसे करेंगे? अब सुने, अगर एसेट जो आपको गवर्नमेंट ने दिया उसकी अपनी लाइफ है तो रिमेनिंग लाइफ और लाइफ ऑफ द एसेट, और अगर लैंड है जिसकी लाइफ ही नहीं है तो हम देखेंगे कि वो लाइफ किस मकसद के लिए लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसने लैंड के ऊपर प्लांट लगाना है तो प्लांट की लाइफ पर अमोर्टाइज करेंगे। अगर उसने इस लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग बनानी है, ऑफिस बिल्डिंग, तो ऑफिस बिल्डिंग की लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे। अगर वो इसके ऊपर सपोज कोई स्कूल बनाना चाहता है या कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, व्हाटएवर, प्लांट लगाएगा तो प्लांट की लाइफ के ऊपर, बिल्डिंग बनाएगा तो बिल्डिंग की लाइफ के ऊपर। तो हम इसको फिर अमोर्टाइज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट, amortize over the life of that asset for which land used। खत्म होगी कहानी इसकी। मल्टीपल यूजेस होंगे तो आपको वो स्पेसिफाई कर देगा क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक होगी बात। अगर कोई हमें गवर्नमेंट एसेट देती है, उसकी अपनी लाइफ है तो उस लाइफ के ऊपर, और अपनी लाइफ नहीं है तो जिसके लिए वो इस्तेमाल होगा उस लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। कैसे अमोर्टाइज करना है, डिवाइड करके डेफर्ड ग्रांट डेबिट, एसओपीएल। एसओपीएल का मतलब है वो इनकम में उतना पोर्शन हर साल जाता रहे। देखिए उसकी जो हमने जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है ना, उसका वो यूज बता देगा, उसकी लाइफ भी बता देगा। क्या देखें यार, बोले ना प्लीज। आपको ग्रांट एक तो 99% तो क्वेश्चन के अंदर कैश ही देता है, गौरव कहता है खुद ही जान छुड़ाओ, अपनी मर्जी करो। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कैश नहीं देता तो कोई एसेट दे देगा, हमने उसको एसेट को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, एसेट डेबिट, ग्रांट क्रेडिट। अब एसेट डेबिट किस वैल्यू से करेंगे, पैसे तो हमने दिए नहीं, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब एसेट तो डेप्रिशिएट होगा और जो ग्रांट है वो अमोर्टाइज होगी, उसको ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट अमोर्टाइज करना शुरू कर, हर साल इनकम में लिखते जाएंगे और उतनी से लायबिलिटी अपनी कम करते जाए। केस ये था कि अगर हमें कोई ऐसा एसेट मिल जाए जिसकी अपनी लाइफ ही ना हो,
तो फिर कहते हैं कि वो वाला एसेट किस पर अमोर्टाइज होगा, फॉर विच पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। अगर उस लैंड के ऊपर आपने कोई प्लांट लगाया है, मेन काम प्लांट है, तो प्लांट की लाइफ पर वो गवर्नमेंट ग्रांट अमोर्टाइज होगी। लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होगी, लेकिन ग्रांट अमोर्टाइज होगी। और अगर पर्पस यानी वो खुद लाइफ है तो उसी लाइफ के ऊपर, अगर लाइफ नहीं है तो जिस मकसद के लिए वो इस्तेमाल हो रही है उसके ऊपर। हाँ, लैंड फिर भी डेप्रिशिएट नहीं होगी। अगर वो लगाएंगे तो वो हमें फिर उसकी फेयर वैल्यू अलग अलग कर देंगे, और हर प्लांट के ऊपर उसकी लाइफ के ऊपर करना है, अगर लाइफ भी अलग अलग है। प्लांट वैसे तो आप ना, प्लांट कोई छोटी सी टेबल नहीं है कि वहां पर रख देंगे। प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जमीन इस्तेमाल होती है, और मल्टीपल प्लांट के लिए वो दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे सिलेबस के हाथ तक तो एक ही प्लांट होगा। अच्छा, आगे जो आज हम करने लगे हैं ना, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बुक में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आई कि आपको ये समझ आई कि ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स की कॉमन सेंस से वो कर ले, लेकिन ये सिर्फ टीचर्स को पता होता है कि कितनी कॉमन सेंस स्टूडेंट्स में होती है। कॉमन सेंस डेवलप होती है फोकस करने से, जब फोकस ही नहीं है तो कॉमन सेंस कैसे डेवलप। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ऐसा है, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, बस उतना ही फोकस, वो वाले फोकस वाले होते हैं। वो 10,000 इनपुट है, 500 आउटपुट है सालाना, बल्कि 10,000 से भी ज्यादा है, क्योंकि 10,000 तो एक अटेम्प्ट में पेयर हो रहे हैं। तो समझ में 20,000 में से 500 400 500 400 आउटपुट है, और वही पूरे पाकिस्तान में वो फोकस वाली बात होती है। और ये बात सच है, जिस बच्चे को बंदा ये बात कहता है जो फोकस वाला होता है ना, वो पूरा सीए करने के बाद कहता है कि ये सारा फजूल का डर लोगों ने दिल में बिठाया हुआ है कि कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं। और जो लोग फोकस नहीं करते ना, उन्हें समझ ही नहीं लगती चल क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। वो ना याद करने की कोशिश करते, समझने की कोशिश नहीं करते। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है, अब एक बच्चा, 2 स्टूडेंट्स बल्कि 3 है जिनकी मैं, एक भाई साहब उसको ना सहाफत का शौक था, वो सहाफी बनना चाहता था, तो मैस कम्युनिकेशन में जाना चाहता था। तो घर में ना उनके सारी फैमिली के लोग, कुछ लोग सीए में थे, तो एक बनाया हुआ था प्रेशर कि जी सीए बहुत मुश्किल है, हमारे बच्चे बड़ा मुश्किल डिग्री कर रहे हैं, फलाना ढमकाना। वो सीए करने आ गया, आईकॉम किया हुआ था इवन उसने आया फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए कर दिया, सीए इंटर। तो मैंने उससे पूछा फॉर्म में नहीं जा रहा, कहते मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या करने, कहता वो मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया। सीए क्यों किया, कहता वो तो वैसे किया था। कहते वो बस घर में लोग कहते थे फैमिली में कि आपको पता है पठान ज्यादा था ना, ज्वाइंट फैमिली में रहते होते हैं, वो ज्यादा चाचा, काफी सारे चाचे 2-3 नस्लों से इकट्ठे रह रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो एक ऐसे ही मैंने देखना था कि वो कितना मुश्किल है। कहता मेरा शौक नहीं था। फिर ये दूसरा बच्चा जिसने सी फैब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, अब उसका भी दिल भर चुका है, कहते मैंने नहीं आगे करना। मैंने कहा क्यों नहीं करना, कहते मुझे नहीं लगता कि ये, कहता ये तो फजूल सी डिग्री लग रही है, कहते इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, कोई कैसे एवे डर बनाया हुआ, प्रेशर बनाया हुआ है, तो मैं ये सीएसएस करूंगा या कोई इस तरह की करूंगा कि कहते ये तो ऐसा। उसने सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए, एक पेपर, और इवन के 4-4 करके पेपर पास किए। ये नहीं कि उसने कोई 2-2 1-1 करके पास किया, सी फैब तक के 4-4 पेपर पास किए, MSA 1 MSA 2 सब। अभी जिन बच्चों ने अभी 4-4 पेपर पास किए और पूरा कैफ 2 अटेम्प्ट में किया है, उन बच्चों से आप एक दफा पूछ तो लें, उनसे बात करो, उसको ऐसे बात करेंगे जैसे वो 5वीं क्लास के ना यानी एग्जाम की बात हो। क्यों बोला, वो जो पढ़ रहे होते हैं उन्हें पता होता है हम पढ़ क्या रहे हैं, वो थोड़ा सा फोकस करके पढ़ते हैं और शौक से पढ़ते हैं, और बहुत ज्यादा पढ़ते भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा पढ़ने का कॉन्सेप्ट ना वो होता है कि जो लैक ऑफ फोकस होता है, ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होता है। अब देखें तो सही, अब देखिए आप यकीन करें, जब मैं पढ़ा रहा हूं और आप में से कोई लोग बातें कर रहा है, तो खाक फोकस है ये, आपको तो पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं। ऐसे फोकस होता है। फोकस तो वो होता है कि आपकी जान निकल जाए लेकिन कॉन्सेप्ट ना निकले, वो फोकस होता है। आपको पता चले आप मैंने क्या बताई ये बातें, आप लेट आना, कभी ना आना, ये सारी बातें क्या है, ये होता है लैक ऑफ फोकस। वरना ऐसे कैसे हो सकता है बंदा, मैं जब आपसे कहूंगा ना कि बताओ सवाल किया यानी कि टाइम नहीं मिला, फिर आप कहते हो जी आप लोग, आपको फोकस अच्छा है। टाइम ना मिलने का क्या मतलब है,
आपकी अंदर वो जो डिसिप्लिन है उसकी कमी है। वरना टाइम एडजस्ट करना तो आपका काम था। घर में मेहमान आ गए तो ठीक है, किसने कहा है कि उनको टाइम ना दो, अपना काम करके टाइम दो। हॉस्टल में बच्चे कहते हैं, वो खास तौर ये कि जी हमने वो बाहर मार्केट में चले गए थे, दोस्तों ने कहा था ठीक है जाओ, फिर आकर 2 घंटे लेट सो जाओ। ये काम, ये होता है डिसिप्लिन। जो बंदा डिसिप्लिन में रहता है ना, दुनिया भी उसकी कदर करती है, दुनिया जीतता भी वही है और नखरे भी वही करता है, किसी को भाव भी नहीं देता। और जिस बंदे के अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है ना, वो शिकवे वाला क्या करता है, दुनिया बड़ी मुनाफिक है, अच्छाई का कोई जमाना नहीं है। मैं फलां के साथ अच्छाई की, उसने मुझे धोखा दिया, फलां के साथ अच्छाई की, उसने मुझे धोखा दिया। भाई तू खुद बड़ा धोखेबाज है, अपने साथ वो अच्छाई कर नहीं रहा। अपने साथ अच्छाई करेगा तो लोग आपके साथ अच्छाई करेंगे, लोग आपको अच्छा भी कहें। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। अपने काम करने का मुराद ये नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने कैरियर का ख्याल रखो। जो बंदा अपनी सेहत और कैरियर का ख्याल नहीं रख सकता, वो दुनिया में कुछ भी नहीं अच्छा कर सकता। वो शिकवे शिकायत उससे लोगों को रहेंगे, लोग उससे शिकवे करेंगे। जो कामयाब बंदा होता है, लोग उसकी तारीफें क्यों करते हैं, वो अपने ऊपर काम करता है बस। तो ये नहीं कहता, ये नहीं इस तरह से कुछ इस तरह से सेल्फिश हो जाओ कि अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, फैमिली को छोड़ दो, नहीं। डिसिप्लिन में रखो अपने आप को, प्रायोरिटी सेट करो। ये क्या बात है कि आपका कल टेस्ट है और आप लोग मार्केट में घूम रहे हो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख रहे हो। ये डिसिप्लिन की कमी होती है। देखिए आपका जो मैच है वो तो हाईलाइट भी देख सकते हो, मार्केट में अब जाओ, जरूर जाओ, आउटिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आज आप फ्री हो, डिसिप्लिन वाले लोगों की ना एक लाइफ स्टाइल ही अलग होता है। कई स्टूडेंट्स को, मैं 2 स्टूडेंट्स को जानता हूं, तो उन्होंने मुझे, जब उनके साथ मैंने शेयर की बातें, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया, तो वो संडे के दिन वो कभी नहीं पढ़ता था, वो पढ़ता ही नहीं था, वो रज के सोता था, फजूल काम करता था, खाना पीना करता था, कुछ इस तरह के काम करता था। मतलब वो उसने एक दिन रखा हुआ था, वो कहता कि ये दिन ना मैंने अपनी मर्जी कर दी, और बाकी 6 दिन वो डिसिप्लिन में रहता था। एक स्टूडेंट को जानता हूं, वो क्या करता था कि रात के 12 बजे के बाद हर बच्चे को उसके मैसेज आना शुरू हो जाए, अजीब अजीब रील्स पे भेज रहा है, अजीब अजीब मैसेज कर रहा है, सबको तंग कर रहा है। लेकिन 12 बजे तक वो किसी का फोन तक नहीं उठाता। वजह, वो 12 बजे तक अपना पढ़ता था। पढ़ने के बाद फिर वो चाहे 3 बजे तक जागे, चाहे 4 बजे तक जागे, 2 बजे तक जागे, जैसे मर्जी। ये है रूल सेट करना अपनी लाइफ के। एक स्टूडेंट को मैं जानता हूं कि वो महीने में एक दफा वो फास्ट फूड खाया करती थी। मैंने कहा आपकी सेहत, कहती नहीं सर मैं सारे महीने की सेविंग करती हूँ। अब तो माशाल्लाह वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये मैं उसकी स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहा हूँ कि मैं पूरे महीने में कभी कोई फजूल खर्ची नहीं करती, कोई इवन के यहाँ पर भी चाय तक नहीं पीती। जो मेरे घर वालों ने पैसा दिया, मुझे पता है वो कैसे कमा कर भेज रहे हैं, मैं उस सेविंग में से थोड़ा थोड़ा सेव करके ना एक दिन जो दिल करता है खाती हूँ। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो थोड़ा सा भी फास्ट फूड की बात हो जाए तो उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब उनके लाइफ का कोई डिसिप्लिन नहीं। आप एक रूल सेट करो, मैंने पढ़ना भी है, मैंने दोस्तों को टाइम देना है, मैंने ये काम भी करने हैं, उसके हिसाब से अपना एक पैटर्न सेट करो और उसके हिसाब से काम करो। आप कभी नाकाम नहीं होंगे और आपको हर चीज भी अच्छी लगेगी। और मुश्किल कब आती है, मेन तो मैं कहता हूं फोकस की कमी है। जब आप फोकस में कमी लाते हो ना, फिर आपको मुश्किल आती है। फिर जो नाकाम बंदा होता है ना, वो इतराज करता है, मेरा हौसला नहीं ठीक था, मेरा अब्बा नहीं ठीक था, मेरे घर में हालात नहीं ठीक थे पढ़ने वाले, कोई कॉलेज नहीं ठीक था, टीचर नहीं ठीक था, किताबें नहीं ठीक थी, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, सारे फिर बहाने। तो वो ये चीजें खुद सेट करने वाली है, किसी और ने किस नहीं करना। अपना डिसिप्लिन खुद सेट करो और फिर देखना आप लोग पास होते रहो ना, तो आपकी अम्मा भी कहेंगी ये जो मर्जी करता रहे पास हो जाता है। और अगर बंदा नाकाम हो ना, तो नमाज पढ़ने भी जा रहा हो ना, तो घर वाले कहते हैं तू वाकई नमाज पढ़ने जाता है, कहीं और तो नहीं चला जाता। ये बात है, कामयाबी और नाकामी में इतना फर्क है। तो कामयाब इंसान को कोई छेड़ता नहीं है, तो इसलिए कामयाब बन जाओ, सारा कुछ हो जाना है, वो सब कुछ जो आप चाहते हो, जायज भी और लीगल भी। चले, अच्छा हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ये एक ट्रांजैक्शन को मैं सेट करने जा रहा हूं। कौन सा, जब गवर्नमेंट ग्रांट और एसेट की डेट आगे पीछे हो,
मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन में लिखता हूं, अगर डेट सेम हो तो कल हमने किया था, दोबारा एक दफा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि वार्म अप हो जाओ, फिर अगले सवाल करते हैं। आज सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन पे काम करना है, बस उसी के ऊपर अगर काम कर गया है और आपको समझ लग गई तो हमारा लेक्चर काम का हो जाएगा। फिर समझो कि हमारा गवर्नमेंट ग्रांट खत्म हो गया, फिर वो एक्सट्रैक्ट बताने हैं मैंने आपको, एक्सट्रैक्ट के साथ आपको बाकी चीजें की थोड़ी थोड़ी एक एक बात है वो याद करने वाली है। सवाल यह है कि आपने एसिड खरीदा जी, प्लांट ही खरीद लेते हैं, प्लांट आपने परचेज कर लिया जी, प्लांट परचेज्ड कब? एट 1/1/2024 रुपीज 400,000 and obtain government grant rupees 150,000 at the same date। अगर डेट ना बताई हो ना तो फिर भी सेम डेट समझा जाएगा, डेट बता दी तो ठीक है, डेट नहीं बताई तो सेम डेट समझा जाएगा। ओके की बात। यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 10 years। पहले हम इसकी जनरलिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले अगर 2 सालों की एंट्रीज देख लेते हैं बस। सबसे पहले 1/1/24 को, अच्छा गवर्नमेंट ग्रांट को कल कौन से लोग नहीं थे या जिसने लेक्चर नहीं लिया? लेक्चर तो मैं डेली बेस पे भेज रहा हूं, जिसने गवर्नमेंट ग्रांट का लेक्चर लिया ही नहीं अभी तक, कल वाला लिया था लेक्चर? ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ना 2 ऑप्शन होती है जी पेपर में, अगर कुछ नहीं बताया तो दोनों ऑप्शन बतानी है, अगर वो खुद ही बता देता है कि किस ऑप्शन से करना है, वो खुद बताएगा कि जी सेपरेट लिखना है या डायरेक्टली डिडक्ट कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 मैं कह रहा हूं कि डायरेक्टली रिड्यूस करना, या और ये क्या है सेपरेटली। हमने 1/1/22 है, 1/1/24 को हमने एक एंट्री पास करनी है, प्लांट डेबिट कैश कितने से? 4 लाख। और फिर सेम डेट को एंट्री पास कर देनी है कैश डेबिट कितने से? 1,50,000 से। सॉरी प्लांट आएगा क्योंकि डायरेक्टली डिडक्ट करना है, डिडक्ट करना है तो प्लांट को क्रेडिट करना, डिडक्ट करना है तो प्लांट को क्रेडिट करना। और अगर दूसरा एंट्री पास करते हैं साथ साथ तो इसमें क्या एंट्री पास होती? प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 4 लाख से, और फिर कैश क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 1,50,000 से। इसमें तो मेरे ख्याल में किसी को कोई एतराज नहीं होगा। अब साल का एंड हुआ, ऐसे डेप्रिशिएट होना है, और अगर ग्रांट है तो वो अमोर्टाइज होनी है। जब साल के एंड की बात की, दिसंबर 24 की, दिसंबर 24, तो क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन टू। अब अगर हमारा WDV मेथड है तो वो तरीका इस्तेमाल करेंगे, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से करेंगे। आप कैसेट कितने का है भला? 2,50,000। कितने का? 2,50,000 को 10 पे डिवाइड कर दो, 25,000। और अगर अगले साल जाएंगे दिसंबर 25 में तो डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000।
ठीक है, क्या किया आपने, आपके पास 4 लाख एसेट था, उसमें से 1,50,000 आपने डिडक्ट कर दिया गवर्नमेंट से जो मिला था, आपने 25,000 रुपया एक्सपेंस पे लिख दिया। अच्छा, इसके पीछे ना बड़ा खास कॉन्सेप्ट है, हम 25,000 को एक्सपेंस में क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, एक्सपेंस का ताल्लुक आपका टैक्स के साथ भी बनता है। एक्सपेंस ज्यादा लिखोगे तो टैक्स कम लगेगा, एक्सपेंस कम लिखोगे तो टैक्स ज्यादा आएगा। अब मुझे बताओ, हम चाहेंगे एक्सपेंस ज्यादा लिखें, टैक्स लगाने वाला क्या चाहेगा, एक्सपेंस कम लिखे। अब आपने एक एक्सपेंस लिखा तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ जी ये एक्सपेंस हुआ भी है, ये एवं लिखी जा रहा है। हमने कहा नहीं जी, मैंने 4 लाख एसेट खरीदा है, मैंने 10 पे डिवाइड किया, मैंने 40,000 लिख दिया। कहते हैं भाई साहब जो 1.5 लाख गवर्नमेंट ने दिया वो तेरा पैसा था या गवर्नमेंट का था? मैंने कहा वो तो गवर्नमेंट ने दिया। कहते वो निकाल पहले, बाकी बात ये 2.5 लाख ये तेरा खर्चा है, मैं इसको 10 पे डिवाइड करके 25,000 हर साल आपको इजाजत दे देता हूं एक्सपेंस में लिखने की, जो तेरा अपना जाती खर्चा है वो लिख। ठीक होगी बात? तो हमारा खर्चा ही 2.5 लाख हुआ है और हमने एक्सपेंस में लिखना भी 2.5 लाख को है ओवर द लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। अब यहां पर अगर आए सेपरेटली रिकॉग्निशन में 31 दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन अलग लिखेंगे, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 से, और साथ अमोर्टाइजेशन में लिख देंगे डेफर्ड ग्रांट डेबिट। ऐसे पेपर में डेफर्ड के स्पेलिंग पूरे लिखना। टू एसओपीएल 15,000। अब एक भोली तबीयत का मालिक वो कहेगा सर, अब एफबीआर हमें कुछ नहीं कहेगा, टैक्स वाला 40,000 से एक्सपेंस लिख रहे हैं, 40,000 से एक्सपेंस लिख रहे हैं, 15,000 से एसओपीएल क्रेडिट कर रहे हैं। एसओपीएल क्रेडिट होने का मतलब इनकम भी लिख रहे हैं, तो जब नेट होगा बनेगा 25,000 ही, तो उसको कोई एतराज नहीं है क्योंकि उसने तो नेट प्रॉफिट देखना है ना, तो नेट प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर नेक्स्ट अगला देखें, दिसंबर 25 सेम एंट्री पास हो जाएगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसओपीएल क्रेडिट 15,000। ठीक होगी बात? ये आगे जितने साल हैं इसको आगे लेजर भी इसके बना सकते हो, एक्सट्रैक्ट भी बना सकते हो, डिस्क्लोजर्स भी आएगा पेपर में। अब हम देखते हैं कि जब यानी एसेट के खरीदने का टाइम और गवर्नमेंट ग्रांट लेने का टाइम अलग अलग। तो सबसे पहला केस हम कहते हैं कि जनाब प्लांट खरीदा, प्लांट परचेज एट 1,124 rupees 600,000, government grant received rupees 200,000 at 30th June 2024, useful life 10 years। अब इसमें जो मेन निशानी है कि सेम ईयर है बट डेट डिफरेंट है, सेम ईयर है, रट्टा नहीं लगाना, कुछ समझ रहे हैं, लेकिन अगर ना समझ लगे तो आखिरी हल फिर रट्टा ही है। ठीक है, मतलब अगर आपको नहीं समझ लग रही कोशिश करने के बावजूद, फिर एज इट इज याद तो कर लो, कोशिश तो मैं करूंगा कि समझ लग जाए। एक बात याद रखनी है कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज करना है एसेट्स के साथ। गवर्नमेंट ग्रांट का अपना स्टेटस बस इतना है कि उसने हमें पैसे मिल गए, बस हमने देखना है जो एसेट की लाइफ है उसके मुताबिक करना है, ना कि ग्रांट का हिसाब देखना है। जैसे अगर हम देखें, दोनों ऑप्शन साथ साथ लेकर चलते हैं, 1,124 को मैं एक एंट्री पास करूंगा, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 6 लाख से। ठीक है, और 30th जून 24 को मैं एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट प्लांट क्रेडिट 2 लाख से। बात समझ लगी?
ये सेपरेटली रिकग्निशन था या डिडक्शन थी? डायरेक्टली डिडक्शन थी। अब अगर दूसरा केस होता तो मैं प्लांट डेबिट करता इसी डेट को और कैश क्रेडिट करता 6 लाख से। और जून को मैं करता कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 2 लाख से। ठीक होगी बात? अब डेप्रिसिएशन लो, यहां पर आपको एक परेशानी बन सकती है पेपर में बैठ के, यहां पर तो नहीं होगी क्योंकि यहां पर आपने सुननी नहीं है पेपर में, क्योंकि आपके ऊपर सर के ऊपर होता है सब कुछ, फिर वहां पर समझ लगती है कि चल क्या रहा है जी। 31 दिसंबर 24 को मैंने लेनी है डेप्रिसिएशन और डेट डिफरेंट है। अब मैंने जब डेप्रिसिएशन लूंगा साल के एंड पे लूंगा, मैं तो 6 लाख में से 2 लाख माइनस कर चुका हूं, मेरा तो एसेट 4 लाख का नजर आ रहा है, तो मैं 4 लाख को 10 पे डिवाइड कर दूंगा और एसेट को देखूंगा, एसेट पूरा साल था तो एसेट के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। कितनी अमाउंट आएगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक होगी बात? अगले साल भी यही एंट्री पास हो जाएगी, लिख लिया। चलो अब जरा ख्याल करना, यहां पर आते हैं, मुझे बताओ पहली एंट्री क्या पास करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 60,000 से, और दूसरी एंट्री हमने पास करनी है डेफर्ड ग्रांट डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट। यहां पर फर्क पड़ सकता है, हमारे दिल की धड़कन तेज हो सकती है कि मैंने ग्रांट ली थी जून के अंदर, क्या मैं ग्रांट को 6/12 से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं? ये प्रॉब्लम आ सकती है पेपर में बैठ के। आपने देखना है एसेट को, एसेट पूरा साल था तो ये भी पूरा साल। आपने ग्रांट की सिर्फ डेट एंट्री पास करते वक्त लिखनी है बस, आपने ग्रांट को ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट अमोर्टाइज करना है। तो जो काम आपने एसेट के साथ किया वही काम आपने ग्रांट के साथ करना है। तो क्या लिखा यहां पर? 20,000। इसको 10 पे डिवाइड करके 6/12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। बात समझ लगी? और इस केस के अंदर ना मैंने एक सिचुएशन समझा दी, पहले मैंने प्लांट खरीदा, फिर मुझे ग्रांट लेट मिली, सेम ईयर था, कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने ग्रांट को बस डेट एंट्री पास करते वक्त डेट लिखी, इसके अलावा उसको कंसीडर नहीं। डन। अब अगली सिचुएशन, ये सवाल क्लियर हो गया? कोई बात ना पूछनी है तो पूछ लिया करें, परेशानी वाली बात नहीं है कोई, ये टॉपिक इतने मुश्किल नहीं होते। आगे चले? हाँ जी, कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, वरना फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सिचुएशन में लिखने लगा इसमें, ग्रांट को मैंने कहा है ना कि आपने जब उसकी अमोर्टाइजेशन देखनी है ना, ग्रांट को नहीं देखना, जिस एसेट के लिए मिला है उसको देखना, ये स्टैंडर्ड ने कह दिया। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये आपकी कॉमन सेंस भी साथ इस्तेमाल होनी है, इंट्रो का नॉलेज भी इस्तेमाल होना है। सवाल ये है कि मेरे पास होता है, ऐसे रेयर केसेस में लेकिन हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट received at 1/1/2024 rupees 300,000. Plant purchased at 1/10/2024 rupees 500,000. Useful life 10 years, या 10% रेट भी बताया जा सकता है। अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि मुझे ना 2 साल की एंट्रीज पास करके दे दो,
पास करके दे सकते हो? करो जरा, देखते हैं। ईयर एंड दिसंबर है, अभी ईयर एंड दिसंबर है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि हमने इसको खत्म नहीं कर, जो लिखा हुआ यही है। प्रॉपर जर्नल एंट्रीज सही होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों वाला काम नहीं करना सोच के। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, पहली एंट्री से ही पता चल जाना आप लोगों का। आए जरा छोड़ दे सब कुछ एकदम। मुझे 1124 को 5 लाख रुपया मिला, मैंने कैश डेबिट किया, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट किया, ऑप्शन 2 अगर है, ऑप्शन 2 से मुराद अगर डायरेक्टली डिडक्शन है, और ऑप्शन 1 में 3 लाख है सर, 3 लाख। तीन लाख से और ऑप्शन 1 में जब मैंने एंट्री पास की, यहां पर ये थोड़ा सा अगर आप प्रोफेशनलिज्म दिखाओगे, कैश डेबिट, अब यहां पर कुछ लोग परेशान हो गए कि डायरेक्टली डिडक्शन में भी डेफर्ड ग्रांट। देखो ना, जब भी पैसे किसी से एडवांस लेते हो ना, वो हमारी लायबिलिटी ही होती है। अभी तो एसेट हमारे पास आया ही नहीं, पैसे मिल गए हैं, एसेट डिडक्ट किस में से करोगे? अगर जी एसेट में से माइनस किया है, एसेट तो भी है ही नहीं, तो इसका मतलब है अगर माइनस कर दोगे तो हमारा तो एसेट नेगेटिव में आ जाएगा। तो जब हमें एडवांस में पैसे मिले और उसके लिए अगर प्लस माइनस करने वाली कोई आगे एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई, तो हम एज अ लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1124 को हम कैश डेबिट करेंगे, डेफर्ड ग्रांट। अब जरा देखें,
कब खरीदा? 110 को, 110/24 को हमने एसेट खरीद लिया। अब जरा ध्यान से देखना, जब मैंने एसेट खरीदा तो मेरे पास प्लाट हो गया डेबिट, कितने से? अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं कैश क्रेडिट करूंगा, क्योंकि उस टाइम मेरे जेब से तो 5 लाख ही गया है ना, और जो मेरी लायबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई, जो मेरी लायबिलिटी बन चुकी थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि अब मैंने एसेट वो खरीद लिया है, तो मैं अपनी लायबिलिटी सारी खत्म कर दूंगा, डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दूंगा 3 लाख से, और प्लांट में से उसको माइनस कर दूंगा 3 लाख से। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मुझे पैसे मिले एडवांस में तो मैं कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट करता हूं ना, तो उसकी जगह मैंने डेफर्ड ग्रांट लिख दिया, वो भी लायबिलिटी थी। और जैसे ही मैंने प्लांट खरीद लिया, असल में यहां पर हम एंट्री पास करते होते थे कैश डेबिट प्लांट क्रेडिट, ऐसा है ना, लेकिन कैश तो मैं पहले डेबिट कर चुका हूं जब मुझे मिला था। अब मैं दोबारा अगर कैश डेबिट करूंगा, वो तो कैश 2 दफा डेबिट हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त यहां पर ओरिजिनली मैंने प्लांट को क्रेडिट करना था, क्योंकि प्लांट खरीदा नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया क्रेडिट। तो इसका मतलब है जो मैंने पहले डेफर्ड ग्रांट थोड़ी देर के लिए क्रेडिट किया था, अब वापस उसको डेबिट कर दिया और प्लांट को क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस साइड पर जब मैंने एसेट खरीदा, मैंने एंट्री पास की प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट 5 लाख से, और दूसरी एंट्री मैंने पास करनी थी कैश टू डेफर्ड ग्रांट, और वो एंट्री पास हो चुकी है। उसकी दोबारा एंट्री नहीं बनाऊंगा। इसकी दोबारा एंट्री क्यों बनाई? क्योंकि एसेट में से माइनस करना था, लायबिलिटी खत्म करनी थी, और उसका तो ओरिजिनल एंट्री यही होती है। ये बात समझ लगी? लास्ट क्वेश्चन में ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि उसमें प्लांट हम पहले खरीद चुके थे और बाद में माइनस किया था। इसमें तो हमारे पास प्लांट था ही नहीं। तो जब आपके पास प्लांट नहीं था, तो जब हमने एंट्री पास की, पहले एंट्री पास की कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, और जैसे ही प्लांट खरीद लिया, डेफर्ड ग्रांट को खत्म कर दिया और ओरिजिनली जिसको क्रेडिट करना था उसको कर दिया। और यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी जो एंट्री पास होनी चाहिए थी वही पास हुई। ये बात समझ लगी? आगे मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, समझ लगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर याद कर। ये वाली, जब एसेट मैंने खरीदा तो क्या एंट्री पास करूंगा? हाँ बस, उसको दूसरी एंट्री क्या पास होनी थी ग्रांट की? कैश डेफर्ड ग्रांट। वो पहले ही एंट्री पास कर, जब मुझे पैसे मिले थे मैं एंट्री पास कर तो चुका हूं। जिस दिन मुझे पैसे मिले थे सेम एंट्री थी ना। यहां पर मैंने सेम एंट्री पास नहीं की थी, वहां प्लांट था नहीं, इसलिए मैंने एडवांस की एंट्री पास कर दी, और इसलिए इसकी दोबारा एंट्री पास की क्योंकि वो ओरिजिनल एंट्री नहीं थी, तो उसको इफेक्ट खत्म करने के लिए। और यहां पर क्यों नहीं एंट्री पास की? क्योंकि जो ओरिजिनल एंट्री थी वही पास की थी पहले। अब अभी भी कहानी में ट्विस्ट है छोटा सा, वो मेरे ख्याल में जिसको समझ लगी थी पास वो तो क्लियर हो गया। एट दिसंबर 24 मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है। कैसे डेप्रिसिएशन लूंगा? प्लांट मेरा कितने का चल रहा है? 2 लाख का, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय। अब आप कह सकते हो सर ग्रांट तो मिसाल के शुरू में मिल गई थी, हमने एसेट को दे, हमने एसेट को डेप्रिशिएट करना है, तो डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 5000। अब यहां पर आते हैं जी, दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन टू, इसमें किस वैल्यू को करेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 12,000, और डेफर्ड ग्रांट टू एसओपीएल कितना पैसा मिला था? 3 लाख।
क्या पूरे साल की ग्रांट अमोर्टाइज होगी या 3 महीनों की? 3 महीनों की, क्योंकि हमने देखना है एसेट्स को। तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय, और अगर इनको आपस में माइनस करें तो 5,000 आपको वो भी प्रूव भी हो गया। अगले साल फिर पूरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आना शुरू हो जाएगी। अगले साल 5,000 डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, वो पूरी 20,000 आएगी, और वो भी पूरे पूरे साल पे डिवाइड होता जाएगा आगे। तो पहले साल देखना है कि क्या इश्यू चल रहा है। अब हमने 3 सवाल किए। पहले सवाल में हमने देखा कि आपके पास सेम डेट था। दूसरे सवाल में हमने देखा कि ऐसे पहले खरीद लिया था, ग्रांट हमें थोड़ी लेट मिली थी, वो इतना ज्यादा उसके अंदर ट्विस्ट नहीं था। फिर हमने इसमें देखा कि ग्रांट पहले मिल गई थी, तो इसमें एक एंट्री में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया कि जब ग्रांट पहले मिली तो कैश टू डेफर्ड ग्रांट किया, और वो आपको जानबूझ के कहेगा कि पहले ग्रांट दे देगा और कहेगा कि डायरेक्ट डिडक्शन वाले से करो, ताकि वो एक एंट्री हम कहीं आगे पीछे कर बैठे। अब अगला सवाल है, नेक्स्ट केस, प्लांट परचेज। ये सबसे अच्छी चीज है। ₹400,000 at 1/7/2024, grant received at 1/1/25, ₹200,000, useful life 10 years, year end दिसंबर। हाँ जी, ऑप्शन है 2 आपके पास, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। करो जरा। 2 सालों की एंट्री बना के दे दो बस, 2024 की और 2025 की। हो गया?
सही है, हो गया। हाँ जी, चले जरा मैच करना, जरा क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन ना कंप्लीट है, जरा गलत सही बाद में देखते हैं। एक दफा अपने बारे में ये तो जज करो ना कि किस हालात क्या चल रहे हैं, कितने का आपको समझ लगती है। देखिए सबसे पहले आपने प्लांट कब खरीदा? 1724 मैंने एंट्री पास की, प्लांट डेबिट कितने से? अभी हम सिर्फ ऑप्शन 1 को देखते हैं, ऑप्शन 2 को बाद में देखेंगे। अब मेरे साल खत्म हो गया, क्या ग्रांट मिली थी? नहीं, तो हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे दिसंबर 24, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? कितने से? 20,000 से, क्योंकि ग्रांट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब। तो हमने 20,000 से 6 महीनों की डेप्रिसिएशन ले ली। डन। अब जैसे ही हम 1125 को पहुंचे, मुझे कैश मिला ग्रांट के नाम से, कैश डेबिट, प्लांट क्रेडिट 2 लाख से। ऐसा ही है ना, क्योंकि डायरेक्टली डिडक्शन है, प्लांट मेरे पास पहले पड़ा हुआ था, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। अब जब मैं दिसंबर 25 को इसको डेप्रिशिएट करने लगूंगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप लोगों ने 4 लाख में से 2 लाख ना माइनस कर देना, क्योंकि ये चेंज इन एस्टिमेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि पहले बुक वैल्यू फाइंड करनी। जब भी एसेट के अंदर कोई चेंज आता है ना, एसेट के अंदर बाद में पहले बुक वैल्यू फाइंड की जाती है डेप्रिसिएशन लेने के लिए। आपके पास 3 लाख 4 लाख का एसेट था, जिसमें वो 20,000 का डेप्रिशिएट हो गया था, बाकी वो कितने का बच चुका था? 3,80,000 में से 2 लाख माइनस करना है। अब 1,80,000 को भी 9.5 पे डिवाइड करना है। क्यों भला? रिमेनिंग लाइफ, लाइफ चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ, और लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ। क्या वो रीवैल्यू तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल किया है, वो सिर्फ आपको पता है चेंज इन एस्टिमेशन के लिए, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन की वर्किंग के लिए सब काम करते हैं। लेजर जर्नल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं दिखाते। वो रिवैल्यूएशन के अंदर तो हमने मेन पूरी स्ट्रीम दिखानी होती, तो सिर्फ ये वर्किंग के अंदर सारा मामला करके ना सीक्रेटली
एंट्री पास कर देनी। कितना आ गया जी? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 18947। कॉस्ट उतनी एसओएफपी के अंदर कॉस्ट उतनी 4 लाख से जा रही होगी, ये नहीं कि वहां पर भी हमने वो का सब कुछ किया होगा, नहीं, उसमें से अब अक्यूमुलेट ऑप्शन 20,000 और 18947 प्लस करके माइनस कर। ये बात समझ लगी है? देखें आपने अगले साल एसेट की वैल्यू में से कुछ माइनस कर रहे हो, बाद में जब कभी कुछ माइनस करना हो ना तो यहां पे तो आपने डायरेक्ट एंट्री पास कर दी, लेकिन जब डेप्रिसिएशन लेने लेंगे ना तो सबसे पहले उसकी बुक वैल्यू फाइंड करेंगे। बुक वैल्यू फाइंड करने के बाद रिमेनिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब अगले साल हर साल 18947 ही चलता जाएगा। यहां तक क्लियर? अब आ जाए ऑप्शन नंबर 2। ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है एक ही लेकिन है। हाँ जी, क्वेश्चन देखें, हमारे पास 1724 को प्लांट हो गया डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट 4 लाख। ठीक है, दिसंबर 24 को डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब जरा यहां पर ना वही बात आपने समझ लेनी है, बात फिर सारी जिंदगी काम आती रहेगी। 124 को 25 को मुझे पैसे मिले कैश और मैंने उसको डेफर्ड ग्रांट पे लिखने हैं। डन। अब मैंने दिसंबर 25 को एक एंट्री पास करनी है डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, क्योंकि देखिए जब सेपरेट रखना है ना तो एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है ना तो एसेट पे कोई फर्क। तो कितना आ गया? और साथ ही मैंने एंट्री पास करनी है डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसओपीएल क्रेडिट। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड है तो साल की डेप्शन हम ले रहे हैं, जो 2 लाख है उसको भी हम ऐसा ना करें कि 10 पे डिवाइड कर दें, नहीं, याद रखें आपने। अब देखिए हम एसेट्स को 10 पे डिवाइड नहीं कर रहे, 9.5 पे डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में जो कहते हैं ना ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करना और हमारे पास हर साल डेप्रिसिएशन आती जाती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। ओरिजिनल ये होना चाहिए कि बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके काम करना चाहिए, है ये भी स्ट्रेट लाइन, आंसर भी हमारा सेम आता है। लेकिन जिस बंदे ने ये फार्मूला लगवा दिया है ना, जो भी बाबा था, उसने कह दिया कि जनाब कॉस्ट को लाइफ पे डिवाइड कर दो, बस फिक्स इंस्टॉलमेंट के हिसाब से चलता जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट होता ना कि जब भी बुक वैल्यू बचती है रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगा, और अगर रेट अप्लाई करोगे तो WDV मेथड बन जाता है। ओरिजिनल ये अच्छा तरीका ये होता कि हर साल क्या करो, बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, और उसको रेट पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो WDV मेथड आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कहा, बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ। तो जब हमने ये 40,000 आया है ना, आपको ऐसा लगा कि 4 लाख को 10 पे डिवाइड करके आया है, भी यही आता भी ऐसे है, बुक्स में भी ऐसे लिखा हुआ है, ओरिजिनली ऐसे है कि 3,80,000 को आपने 9.5 पे डिवाइड किया है। तो अगर इसको 9.5 पे डिवाइड किया है तो 2 लाख को भी 9.5 पे डिवाइड करेंगे अगले साल। अगर आप 10 पे डिवाइड करोगे ना तो वो पिछले 6 महीने ग्रांट थी ही नहीं। अब आपने एसेट्स को अगले 9.5 सालों पे खत्म करना है ना, तो ग्रांट भी अगले 9.5 सालों पे खत्म करनी। तो कितनी अमाउंट आ गई, और नेट करेंगे तो उधर भी देखेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। और अब अगले हर साल यही 40,000 और 2105 चलती जाए।
दूसरी तरफ जो हमारी वैल्यू है वो तो चेंज होती रहेगी क्या डेप्रिसिएशन वो फिक्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स रहेगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, वो अब आगे अगले हर साल फिक्स रहेगी। अच्छा लास्ट केस बच गया, कौन सा वाला? अच्छा 1 साल या 2 साल भी गुजर जाए, 3 साल भी गुजर जाए, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। अब क्या होगा भला, ग्रांट साल भी चेंज हो रहा है, पहले 2 सिचुएशन में साल चेंज नहीं हो रहा था, उसमें बस हमने प्लांट को देख लेना था, और अब साल भी चेंज हो रहा है, तो साल चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हमने देखना, ये आसान कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है, लिख लें। 1124 को ग्रांट रिसीव की ₹100,000 और 1725 को जाकर प्लांट खरीदा ₹300,000। यूजफुल लाइफ 10 साल और ईयर एंड दिसंबर। अब जब इस सवाल को हमने हल करना है तो सबसे पहले अगर ऑप्शन 1 की बात करूं, 1124 में कैश डेबिट डायरेक्टली डिडक्शन में भी यही एंट्री पास होनी है। क्या साल के एंड में कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ना मोनेटाइज करेंगे, एसेट तो है ही नहीं, अभी एडवांस में पैसे लिए हुए थे, वो हमने अपनी लायबिलिटी बनाई हुई है। फिर आ गया 1723 को 25 को एसेट खरीद लिया, अब जो हमारी ऊपर वाली लायबिलिटी है वो भी खत्म होगी और हमारा एसेट भी आ गया, तो हम एक एंट्री पास करेंगे, ये चाहे पहले लायबिलिटी खत्म कर लो चाहे एसेट की एंट्री पास कर लो, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, और साथ अपनी लायबिलिटी भी खत्म कर देंगे, डेफर्ड ग्रांट टू, क्योंकि डायरेक्टली डिडक्ट तो करना ही है। दिसंबर 25 में क्या करेंगे? एसेट को डेप्रिशिएट करना है, क्या 1 साल काम करके करें या पूरे 10 सालों में ले? क्योंकि वो ग्रांट का मसला था, 1 साल पहले मिली थी, ये प्लांट हमने खरीदा ही अभी है, तो 10 पे डिवाइड करके 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन टू कितना, 1 लाख माइनस भी करना है, 3 लाख में से 1 लाख माइनस करना है, फिर 6/12 और अगले साल 20,000 से एंट्री पास होती, 20,000 से एंट्री पास होती रहेगी। ये थी ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2 में देखते हैं, पहली एंट्री हम पास करेंगे 124 कैश टू कितने से, क्या इसको पहले साल अमोर्टाइज करेंगे? एसेट तो है ही नहीं, तो अमोर्टाइज कैसे होगा ये? फिर अगले साल एसेट खरीद लिया 1725 को, प्लाट टू कितनी अमाउंट, क्या एक पहले हमने यहां पर 2 एंट्रीज पास की थी, इसकी भी 2 एंट्रीज पास होंगी, क्योंकि जो एंट्री हमने पास करनी थी वो पहले पास कर चुके हैं। दिसंबर 25 प्लांट को मैं डेप्रिशिएट करूंगा 6 महीने के लिए, डेप्रिसिएशन टू
15,000, इसको तो मैंने सेपरेटली रिकग्निशन में तो ग्रांट को सीरियस ही नहीं लेना। मतलब जब प्लांट की डेप्रिसिएशन लेनी है ना तो हमें ऐसे समझना जैसे इंडिपेंडेंट है। हाँ, यहां पर हमने जब डेफर्ड ग्रांट डेबिट करनी है और एसओपीएल को क्रेडिट करना है, बताएं कैसे करेंगे? 1 लाख को 10 पे ही डिवाइड करूंगा और 5/12 से 6/12 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि बिल्कुल एसेट की ही ट्रीट करना। और अगर एसेट बाद में खरीदोगे ना, कोई सिनेरियो नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब एसेट पहले खरीद लिया जाए और ग्रांट बाद में भी। ये 5,000 है। चलिए जी, आपका होमवर्क जो होगा वो आपके ग्रुप में आज शेयर किया जाएगा, आपने जल्दी किया जाएगा, आज की तारीख में किया जाएगा, ठीक है।